आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। लोकसभा चुनाव और नगर के विकास को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता की सीधी बात आजाद हिंदुस्तान के साथ। नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता सहित भाजपा नेताओं ने बड़वाहा में भाजपा को जीत के लिए संभाला मोर्चा। 9 दिन में 18 वार्डों में किया जाएगा डोर टू डोर सतत जनसंपर्क। नगर पालिका द्वारा बड़वाहा में कराए गए विकास कार्य बनेंगे बड़वाहा शहर में ऐतिहासिक जीत का आधार। श्री राकेश गुप्ता। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी 400 पार का नारा इस बार दे रहे हैं। राम मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्साह कहीं गुना बढ़ चुका है। वहीं बार बार प्रत्याशियों के तथा वरिष्ठ नेताओं के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस थोड़े हताश मूड में है। बड़वाह खंडवा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा के उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। लेकिन उसके बाद बड़वाह शहर की यदि हम बात करें तो जमीनी स्तर पर जो सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में देखने में दिखाई देनी चाहिए थी, वो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे चल रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के वार्डों की हम यदि बात करें तो अभी इतनी चहल पहल जो भारतीय जनता पार्टी में देखी जाती है वो नजर नहीं आ रही है। आज हमारे बीच नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता मौजूद हैं। हम उनसे कुछ चुनावी चर्चाएं करेंगे तो कुछ नगर के विकास को लेकर भी बात करेंगे। तो आइए हम मुलाकात करते हैं नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता से। राकेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव में। नर्मदे हर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर पर बड़े व्यापक प्रयास भी किए जा रहे हैं। खंडवा लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की हमेशा गढ़ रही है। केवल एक बार को छोड़ दें तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां पर रहा है। ज्ञानेश्वर जी पाटिल को भारतीय जनता पार्टी ने वापस टिकट दिया है और अभी उप मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा के नेतृत्व में कार्यालय का शुभारंभ भी हुआ। लेकिन हम हर चुनाव में जो हम देखा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हर वार्ड गली गली के अंदर जाया करते थे चुनाव प्रचार को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं कमी अभी मुझे नजर आ रही है। क्या कारण आप देखते हैं? आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, जिला उपाध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप इस चुनावों को लेकर और नगर के अंदर क्या प्रयास भारतीय जनता पार्टी और आपके द्वारा किए जाएंगे, इस संबंध में आपका क्या कहना है? नर्मदे हर। देखिए, सबसे पहले जो बात है अब की बार 400 पार वाली, तो हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जो आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, हम पीछे जाएं तो 2014 में उन्होंने कहा कि 280 प्लस, तो 282 का रिजल्ट आया। 2019 में उन्होंने कहा कि 300 प्लस, तो 303 सीटें आई। इसलिए हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो कह रहे कि 400 प्लस तो 400 प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि अपन ने देखा है कि उनके कहने से लोगों ने थाली भी बजाई है, ताली भी बजाई है। तो कुल मिला के इस देश के लोगों का विश्वास उन्होंने जीता है। देश के लोग मोदी जी के साथ है, इसलिए उनका नारा अपनी जगह सार्थक होता दिखाई दे रहा है। हाँ, रही सवाल जो बड़वाह की या हमारे खंडवा लोकसभा की, तो ऐसा नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव एक जिस ऊंचाई को पाना था उसको पा नहीं सके। उसके कुछ कारण मुझे जो लगते हैं, एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे दिखता है वो कांग्रेस का कमज़ोर होना। हमारे यहाँ विपक्ष एक ही है, हमारे यहाँ कोई ट्रेंगुलर फाइट होती नहीं है,
कांग्रेस भाजपा का सीधा सीधा, और कांग्रेस इतनी बैकफुट पे है क्योंकि चुनाव ऊंचाई प्राप्त करे इसके लिए दोनों तरफ से मजबूती होना जरूरी है। तो एक कारण तो ये दिखता है, दूसरा एक कारण मुझे ये भी दिखता है कि गर्मी भी इस बार जो है वो कुछ अधिक है, और अधिक है और कुछ अलग तरह की है। उसके कारण भी अभी 28 तारीख तक शादी ब्याह बहुत थे, तो ये कई कारण हैं जिनके कारण, लेकिन अब जो है समय आ गया है। और हम आपको बताएं कि जैसे आज से ही हमने एक अपने नगर पालिका अध्यक्ष के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते भी पिछले दिनों हमारी जो है वो ज्ञानेश्वर भाई से भी चर्चा हुई। देवड़ा जी भी मुझे बता के गए थे, और अभी हमारे माननीय कैलाश जी ने भी मुझे कल ही इस बात के लिए निर्देशित किया कि कम से कम बड़वाह शहर में 18 ही वार्डों में घर घर आपका अपने पार्षदों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने संगठन के नेताओं के साथ घर घर संपर्क होना चाहिए। आज प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार भी इतना काम कर रही है, और हम भी नगर पालिका के माध्यम से पिछले 1.5-2 सालों में जो कुछ भी हमने बड़वाह शहर में किया या आगे करने का जो मंसूबा रखते हैं, तो उसके लिए हमको भी जनता से रूबरू होना चाहिए। उसके दोनों की अगर हमने अच्छा किया तो उसका लाभ हमारी पार्टी को मिले, दूसरा हमारे काम में कहीं कुछ कमी है तो हम जब जनता के पास जाएंगे वो हमको दिखाएगी, तो हम आने वाले समय में उन कमियों को दूर करके, क्योंकि हमारा भी एकमात्र मकसद है कि हम बड़वाह शहर को सुंदर, साफ सुथरा और सुविधा युक्त बनाएं, रोजगार उन्मुख व्यवस्थाएं दें। तो उसके लिए जरूरी है कि जनता से कनेक्टिविटी हो। तो इसी नाते जो है हमने अपने सभी प्रमुख साथियों के साथ, अपने पार्षद साथियों के साथ ये प्लान बनाया है। और आज ही से, चूंकि मौसम को देखते हुए हम लोगों ने समय भी एक अलग ढंग से रखा कि सुबह 8 बजे हम लोग जनसंपर्क चालू कर रहे हैं, जो 10 साढ़े 10 बजे तक चलेगा, और शाम को 5 बजे चालू करेंगे, वो 8 बजे तक, कहीं कभी 9 बजे तक भी चलेगा। हमने 9 दिनों का कार्यक्रम बनाया है। 9 दिनों में हमको 18 वार्ड पूरे कवर करना है, और इसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि एक एक घर हम पहुँचे। अब ये तो आप भी जानते हैं कि मोदी जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने इतने काम किए हैं कि हमारे को उसमें कहीं कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। इतना काम हम गिना सकते हैं लोगों के लिए, और हर घर में ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो इस सरकार से कहीं ना कहीं लाभान्वित है। इतने सारे, आज ही जैसे हमने 1 नंबर वार्ड से काम जनसंपर्क चालू किया, और 1 नंबर वार्ड पूरा करते हुए लगभग आधा वार्ड 2 नंबर का भी गया। तो आप समझो कि हर दूसरा तीसरा मकान प्रधानमंत्री आवास। हमको बड़ी खुशी होती कि प्रधानमंत्री आवास आज, क्योंकि मतलब मैं समझता हूँ कि मोदी जी की सरकार की मैं जो 2 सबसे बड़ी उपलब्धियां मानता हूँ, उसमें एक ये है कि प्रधानमंत्री आवास। आज एक व्यक्ति अपने जीवन में एक पक्का मकान बना ले तो उसको एक बहुत बड़ा संतोष हो जाता है कि मैंने जीवन में अपने लिए, परिवार के लिए कुछ किया। और आज मोदी जी के माध्यम से अगर सरकार ने करोड़ों पक्के मकान बना दिए, और आप देखेंगे कि अभी आने वाले 5 सालों में फिर 3 करोड़ नए मकान का लक्ष्य दिया है, तो ये बहुत वास्तव में जन कल्याण की ऐसी योजना है जिसके लिए बार बार मोदी जी की जय जयकार है। एक दूसरा जो है वो आयुष्मान है जी, कि आज हम लोग समझते हैं कि एक साधारण परिवार में भी अगर कोई बड़ी समस्या आ जाती तो आदमी चिंतित हो जाता है कि इसका खर्चा कहाँ से उठाएंगे। आज अपने यहाँ इस योजना के माध्यम से ये स्थिति कि एक गरीब आदमी के यहाँ भी अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का भी कोई मेडिकल खर्चा है, तो वो रुपए के कारण से, रुपए के अभाव में जो है वो मरेगा नहीं, दम नहीं तोड़ेगा या तकलीफ नहीं उठाएगा। तो ऐसी और बहुत सारी योजना है। तो इसलिए हमको जनता के सामने जाने में तो कहीं कोई संकोच ही नहीं है। हर जगह एक तरह से आशीर्वाद हमारे लिए तैयार रखा। और आप समझो, मैंने पिछली बार, अभी भी जो लगातार बूथों की बैठक में जा रहे हैं या पार्टी की कहीं भी बैठक में जाते हैं, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि बाकी सब कुछ मोदी जी ने कर दिया, अपने को तो जाके एक बार टच करना है, उससे राम राम करके उसको याद दिलाना है खाली कि भाई ये सब सरकार की वजह से हो रहा है, और आने वाले 5 सालों में भी हम देश को इसी ढंग से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ज्ञानेश्वर भाई का भी जैसे रहा कि ज्ञानेश्वर भाई उपचुनाव में नंदू भैया की डेथ के बाद में जो है वो सांसद बने, तो स्वाभाविक रूप से उनको पर्याप्त समय नहीं मिला था, तो इसलिए एक पारी तो उनकी बनती ही थी। और ज्ञानेश्वर भाई सहज सरल व्यक्तित्व है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है, और संगठन को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और हर जगह जहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी वो बिल्कुल खड़े रहेंगे, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। पर हम यही चाहते हैं कि हमारे कामों के माध्यम से, हमारी प्रदेश सरकार के, हमारी केंद्र सरकार के कामों के माध्यम से जनता को रूबरू हो और जनता से आशीर्वाद दें। और इसमें मुझे आज का जो रिस्पांस देख के बहुत ही अच्छा लगा। हमारे सभी साथियों को, लगभग हम लोग सभी प्रमुख लोग गए थे, और जिनके यहाँ भी गए, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पॉलिसी बना ली थी कि हम लोगों ने जाना है और अपनी बात कहने से ज़्यादा गौर इस बात पे करना कि सामने वाला कहे। जब मतदाता अपने मन की बात कहेगा तो हमको समझने में, उसका सहयोग लेने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हम इसी उस पर चलते हुए घर घर जाके शांति से एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, और आने वाले 9 दिनों में बढ़वा के 18 वार्डों को
हम लोग कवर करेंगे और इसका फायदा जो है वो चुनाव में भी मिलेगा और हमको आने वाले समय में नगर पालिका के माध्यम से शहर की सेवा करने में भी हमको इसका बहुत उपयोग मिलेगा, क्योंकि हम आमतौर पर अपन हर व्यक्ति से रोज नहीं मिल सकते, तो कम से कम इन माध्यमों से हम चाहते हैं कि जनता से सीधे सीधे रूबरू हों और आशीर्वाद लें उनसे। ये तो लग ही रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं या वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज से आपने जो तूफानी अभियान चालू किया है, अब उससे लोगों के मन में यह नजर आने लगेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश मैदान में उतर चुकी है। हमको कई लोगों ने आज ये बात कही जी कि आज हमको लग रहा है कि अब चुनाव शुरू हुआ है। बोले अभी तक तो हम रास्ता देख रहे थे, हमको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा मोदी जी का चुनाव है और यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, लेकिन आज कई लोगों ने इस बात को नोटिस किया और आने वाले 9 दिनों में ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जब से राकेश भैया ने अपनी पारी की शुरुआत की है, तब से नगर में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। हम एमजी रोड को देख लें, चौड़ीकरण का मुद्दा, आज जो एमजी रोड बिल्कुल सकड़ा था आज 4 लेन की तरह नजर आने लगा है। दूसरी तरफ इंदौर इच्छापुर का हाईवे जो सिटी में होकर गुजरता था, दुर्घटनाओं से लोग परेशान थे, आज आपने अपने प्रयासों से, अपनी पहुंच से और खासकर सम्मान्य कैलाश जी विजयवर्गीय के सहयोग से आज सिटी के अंदर जाने वाले, अंदर गुजरने वाले रोड को आप 4 लेन बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि शहर के को मिल पाई है और भी बहुत सारे काम है, उसका निश्चित रूप से लाभ इन आने वाले चुनाव में पार्टी को मिलेगा, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं कि 4 लेन के रूप में जो आप ये विकसित कर रहे हैं अंदर का जो अपना अंदरूनी मार्ग है, चूंकि वो नगर पालिका को हस्तांतरित हो चुका है, ऐसी स्थिति के अंदर कुछ अतिक्रमण वाले मुद्दे भी हैं जो आप अभी हटा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो, ये शंका लोगों में है कि हमने सीमेंट कंक्रीट रोड तो बना दिया, लेकिन सीमेंट कंक्रीट रोड वापस अतिक्रमण के रूप में उसी स्तर पे नहीं आ जाए, उसके लिए नगर पालिका क्या प्रयास कर रही है? क्या उस पर अपन वाहन जो संचालन वगैरह की व्यवस्थाएं रहेगी या केवल पार्किंग रहेगी या फिर वापस अतिक्रमण हो जाएगा? देखिए, ये जो आपने शंकाएं व्यक्त की, मेरी दृष्टि में ये बहुत स्वाभाविक शंका है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का विचार, सोच जो कुछ पूर्व के अनुभव होते हैं उसके आधार पर होता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि पूर्व में अनुभव ऐसे रहे कि या तो अतिक्रमण मुहिम में चली तो कहीं जाके रुक गई, कहीं अतिक्रमण हटा भी दिया गया तो वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि जिससे उसका उपयोग हो सके, धीरे धीरे लोग वापस अतिक्रमण कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग ये सब इतने सारे अनुभवों से जो है शिक्षा लेके और ये सब प्लान किए हैं। तो चाहे एमजी रोड हो, चाहे इंदौर इच्छापुर रोड हो, और भविष्य में महेश्वर रोड भी, जहाँ पे भी हम लोग अतिक्रमण हटाएंगे, पहली बात तो आपने देखा कि हमने एमजी रोड पे भी जितना हटाया उतना बनाया, बिल्कुल सही है ना। दूसरी बात, अभी ये जरूर मैं मानता हूं कि अभी वहां पर आवागमन के लिए जैसा पूरा रोड का उपयोग हम चाहते थे वैसा भी नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जो प्लानिंग की हुई है और उसके लिए लगभग कार्रवाइयाँ भी हो चुकी है। तो आने वाले बहुत महीने 2 महीने में मुझे लगता है कि हम लोगों को वो व्यवस्था मिल जाएगी जहाँ पर हम इन ठेले वालों को स्थानांतरित कर सके, उनका व्यवस्थित विस्थापन कर सके। क्योंकि हमने आपको पहले भी बोला कि यातायात सुगम करना, अतिक्रमण हटाना हमारा संकल्प है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो लोग ठेले के माध्यमों से अपना व्यापार, व्यवसाय, परिवार चला रहे हैं, उनका जीवन यापन भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने चुनाव के समय में भी कमिटमेंट किया कि हम आप लोगों की स्थायी और पक्की व्यवस्था करके देंगे। तो बस हम उसी में लगे, और जिस दिन वो व्यवस्था हो गई तो आप ये मान के चलना कि एमजी रोड पे जो कॉलम, जो बीम डाला हुआ है दोनों साइड, वो लक्ष्मण रेखा है, उसके आगे कोई नहीं। आज भले दिख रहा है, आज होता क्या है कि हम अगर उनको हटाने जाए तो वो कहते हैं यार ठेले वाले तो नहीं हट रहे, और हम भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ हो जी। लेकिन ये होगा, ये आप भी देखेंगे और ये शहर भी देखेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ऐसे ही इंदौर इच्छापुर का जो मसला है, इसमें भी आप इस बात को बिल्कुल निश्चित रूप से मानिए कि जितना हम रोड चौड़ा करेंगे, रोड के बाद में हमारी प्लानिंग या तो वॉल या फिर किसी भी तरह की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उससे आगे आने के लिए किसी को भी इजाजत नहीं होगी। और जो रोड आज लगभग मेरे ख्याल से 20-22 फीट का है,
वो 60 फीट से अधिक का हम करेंगे। बिल्कुल। इसमें मैं बढ़वा के शहर के व्यापारियों से आपके माध्यम से और भी मुझे जहां जैसा अवसर मिलेगा मैं उनसे अपील करना चाहता हूं और इसको बहुत गंभीरता से वो इस बात पे ध्यान दें कि हमारा ये जो पूरा अभियान है, ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसमें सबसे ज्यादा अगर हमने किसी बात की चिंता की तो बढ़वा के व्यापार की, बढ़वा के व्यापारियों की। क्योंकि हमने देखा है कि इसके पहले पहले जिन जिन शहरों में बाईपास होकर निकला है वो शहरों का व्यापार खत्म हो जाता है और हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बाईपास निकले, देश की उन्नति के साथ साथ क्षेत्र भी उन्नति करे, लेकिन बढ़वा शहर का व्यापार, बढ़वा शहर के व्यापारी भी हमारी चिंता के विषय है। और इसीलिए हमने ये कहा कि हम लोग इस रोड को इतना चौड़ा कर दें कि जब जहां से बाईपास जा रहा है भाई बड़े वाहन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बलकर उधर से निकलेंगे, बहुत सुविधा की बात है, बड़े हेवी ट्रक वहां से जाए। लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं जो व्यवसाय देती है, और हमारे यहाँ आप देखिए तो जो इधर से रोड ट्रैफिक आता है वो नर्मदा जी, ओंकारेश्वर, ये मुख्य वो है। तो उन लोगों को हम चाहते हैं कि हम ऐसा रोड दिखाएं कि वो बाईपास पे नहीं जाते हुए इस रोड पे आए। क्योंकि हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहां अच्छा रोड होगा हम उधर जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो वैसे ही बाहर से आने वाला हर व्यक्ति की मानसिकता होती है। तो हम उनको ऐसा शहर, ऐसा रोड दिखाना चाहते हैं कि वो बढ़वा शहर के बीच से होकर गुजरे, ताकि बढ़वा का व्यवसाय जिंदा रहे, यहाँ का व्यापार जिंदा रहे। और इसलिए सबसे ज्यादा मेरी अपेक्षा बढ़वा शहर के व्यापारी से कि वो बजाय इसका विरोध करने के या इसमें रोड़े अटकाने के, इसमें हमको सहयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई उन्हीं के लिए लड़ी जा रही है। इससे राकेश गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है और न ही अपने व्यक्तिगत किसी लाभ की आकांक्षा में अपन लोग ये कर रहे हैं। मगर थोड़ा सा मन को पीड़ा होती है कि जिसके लिए कर रहे हैं, जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वही लोग कई समस्या देने लग जाते हैं। हालांकि मुझे अभी तक ऐसा लगा नहीं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ 5-10, हमने बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने खाली जगहों को ही उपयोग में लेने का प्लान बनाया, उसमें जरूर 5-10 ऐसे बड़े अतिक्रमण, हाँ, बड़े अतिक्रमण है जिनको हमको हटाना पड़ेगा। उनमें भी हमने लोगों ने पूरी तरह से उन लोगों से निवेदन किया है, आग्रह किया है। और आगे भी हमारा पहला प्रयास होगा कि मिलजुल के प्रेम से शहर के लिए थोड़ा सा आदमी सेक्रीफाइस करे, ऐसा उनसे निवेदन करके हम ये काम करेंगे। लेकिन काम करना है, इसमें बाधाएं भी आएगी, समस्याएं भी आएगी, पर सबसे लड़के काम करना ये हमारा संकल्प है। और हमारे परिषद के सभी साथी इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। और बढ़वा शहर के लोगों से भी, व्यापारियों से भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी इस निवेदन पे थोड़ा सा गौर करेंगे, तो वो भी इस बात को समझेंगे कि जो लड़ाई उनके लिए लड़ी जा रही है उस लड़ाई में उनका सहयोग हमको मिलना चाहिए। लेकिन ये निश्चित रूप से आपको बताएं कि हम रोड चौड़ा करेंगे, कम से कम 60 फीट का ये रोड होगा। और जब दोनों साइडें कंप्लीट हो जाएगी तब हम सेंटर में काम चालू करेंगे और बाकायदा वहाँ पे डिवाइडर, लाइट, अच्छे से अच्छा जो हमसे हो सकेगा कि रोड साफ सुथरा भी रहे, यातायात के लिए भी सुगम रहे और सुंदर भी दिखे। क्योंकि ये बढ़वा से होके जो ट्रैफिक यहाँ इस रोड से गुजरता है, तो इस रोड से गुजरने वाला इस रोड से ही बढ़वा शहर की इमेजिंग करता है कि शहर कैसा होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे शहर की इमेजिंग हो तो लोगों के मन में अच्छा ख्याल आए। और इसलिए ये अभियान को किसी भी कीमत पर हमारे लिए बहुत महत्वाकांक्षी है, मतलब मेरे लिए कम से कम व्यक्तिगत रूप से। क्योंकि मैंने माननीय कैलाश जी से ने भी जब मेरे से पूछा कि बाईपास बन रहा है तो इतना चौड़ा रोड क्यों बनाना चाहता है, तो मैंने उनको भी यही निवेदन किया था कि भाई साहब यहाँ का व्यवसाय जिंदा रखने के लिए ये रोड बनाना जरूरी है, ताकि छोटी गाड़ियाँ इधर से निकले। और हम वैसा उन्हीं के सहयोग से, हमारे सांसद जी, विधायक जी, पूरी सरकार का सहयोग उसमें है। और सबसे ज़्यादा सहयोग बढ़वा शहर की जनता का मुझे चाहिए। तो बढ़वा शहर की जनता साथ रहेगी तो आप विश्वास मानिए कि बढ़वा शहर को अच्छे से अच्छा बनाने का हमारा प्रयास है। कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाना चाहते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि चुनाव में जोश जब आता है जब दोनों दलों में अच्छा मुकाबला हो, और कांग्रेस इस बार कमजोर दिखाई दे रही है। लेकिन राकेश भैया, एक बात यह भी समझ में आ रही है लोगों को कि कांग्रेस को नेचुरल है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि कांग्रेस जितनी कमजोर हो भारतीय जनता पार्टी उतनी ऊंची उठेगी। लेकिन लोगों में यह भी है कि कहीं पर भी कोई ऐसे पेच सामने आते हैं, जैसे शुक्ला जी का था, 200 करोड़ की रिकवरी निकली, कुछ दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के प्रत्याशी थे बम साहब, उनके ऊपर धाराएं बढ़ाई गई, 12 बजे तक प्रचार कर रहे थे, दोपहर में कैलाश जी के साथ में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो आखिरकार विपक्ष को कमजोर तो आप पूरी तरह कर रहे हो। अब ये दबाव वाली राजनीति चल रही है कि वास्तव में कांग्रेस में भगदड़ है?
देखो मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। आपको ध्यान होगा तो अभी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था तो आपकी कवर कॉलोनी में जी। मैंने इस भाषण में भी ये बात कही थी कि यार हम लोग 50 साल तक सत्ता से बाहर रहे, हम लोग माने हमारी पार्टी के लोग जो हमसे पहले से काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कभी ऐसा विचार नहीं आया। यहाँ तक कि आपने देखा कि लोग 19-19 महीने 18-18 महीने साल भर जेलों में रहे जब आपातकाल लगा बिल्कुल। था, लेकिन तब भी किसी ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता जब मैंने सुना छिंदवाड़ा में जो 40 साल से हाँ। विधायक थे वो भाजपा में आ गए। तो हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसमें, देखो भाजपा का तो काम है कांग्रेस को कमजोर करना, उसका अपना राजनीतिक आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में प्रतिबद्धता की कमी है बहुत, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ दिख रही है वो विचारों के प्रतिबद्धता के कारण है। ये बात ठीक है, आज जो बाहर से भीड़ आ रही है वो किसी डर से आ रही हो, किसी कारण से आ रही हो, वो अलग विषय वो है, अलग। लेकिन जो मूल भाजपा का कार्यकर्ता है, हम जैसे लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, तो हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर काम करते हैं, उस आंदोलन में शामिल होकर काम करते हैं, देश के लिए कुछ करने की इच्छा रखता है तो काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को सबसे बड़ी आवश्यकता आज के समय में है तो वो ये है कि अपने कार्यकर्ताओं के अंदर वैचारिक दृढ़ता लाए, क्योंकि हार जीत समय तो सब चलता रहता है और किसी का भी समय लगातार हमेशा नहीं रहता है, आज इसका है तो कल उसका आएगा, लेकिन कम से कम अपनी वैचारिक दृढ़ता तो इतनी होनी चाहिए कि हार में हो कि जीत में हो, अपने विचारों के साथ अपनी प्रतिबद्धता कायम रखना चाहिए। तो यहां पर मेरे को लगता है कि यहाँ कांग्रेस की कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी अगर उनको दबाव दे रही है या उनको प्रलोभन दे रही है या आप जैसा कहते हैं कि ईडी का डर, तो मेरा कहना ये सब तो राजनीति में पहले से, इंदिरा गांधी के समय में भी सीबीआई का, ईडी का ऐसा ही उपयोग होता था, आप लोगों ने हमसे ज्यादा देखा है। आज तो कुछ भी नहीं हो रहा, कई सरकारें भंग कर दी जाती थी, है ना। हमारे पिताजी जो किसी राजनीतिक पार्टी में कभी जीवन में नहीं रहे, वो भी हमको आपातकाल के समय कहते थे कि हम घर पे बोल के जाते थे हम बच्चों को कि भाई वापस आएंगे कि नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं। तो ऐसा समय भी भोगा लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी दृढ़ता से खड़े रहे, और वही कारण है कि आज 84 में 2 सीट लाने वाली पार्टी आज 400 प्लस की बात कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को अपने दल में अपने विचारों की दृढ़ता वाले कार्यकर्ता तैयार करना चाहिए, जो विचारों के प्रति प्रतिबद्ध हो। डरने से, चमकने से, दबाव से अगर हम लोग पार्टी बदल लेंगे तो फिर धीरे धीरे लोगों का, क्योंकि आज कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है कि जिस पार्टी, आज हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश के एक आम कार्यकर्ता जो वास्तव में कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसका मनोबल का क्या स्तर होगा कि जब वो देखता है कि कमलनाथ जी भी जाने की बात कर रहे हैं, कभी सुनते कि अरुण भाई भी जाने की बात कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि फिर हम कहाँ हैं यार। तो ये स्थिति, आप बताओ मेरे से ज्यादा आप अनुभवी हो, आप पत्रकार हो, कि कभी आपने भाजपा में ऐसी स्थिति देखी? सत्ता तो अभी 10-20 साल की है, इसके पहले तो भाजपा कभी इस तरह से सत्ता में ही नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कभी। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो विचारों की प्रतिबद्धता है, और यहाँ पर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि अपने ऐसे नेता तैयार करे, ऐसे कार्यकर्ता तैयार करे जो हर परिस्थिति में अपने विचारधारा के साथ खड़े रहे। चलो, ये लोकसभा चुनाव तो अभी चलेंगे, चर्चा और चलती रहेगी। अपन नगर के ऊपर बात करें, एक मुद्दा आपने बड़े जोर शोर से बीच में उठाया था कि बड़वा शहर में मांस, मछली और अंडे आदि पदार्थों के का सार्वजनिक विक्रय नहीं होगा। कुछ दिनों उसमें सख्ती नजर आई, लेकिन उसके बाद आज वापस लगभग वही ढर्रा हमें वापस नजर आने लगा। कहीं कपड़ा आगे लगा करके चल रहा है, तो कहीं मेन मुख्य रोड के ऊपर भी अंडे वगैरह की दुकानें अभी भी चल रही है। उसको रोकथाम के लिए आपका क्या प्रयास है? आप जो स्थिति बता रहे हैं ये वास्तव में दुखद है, और हम लोगों ने चुनाव के समय भी, यानी हमारी जो विधानसभा चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो तो बात की बात है, उससे पहले हमने चुनाव में स्वयं ने ये बात कही थी कि हम बड़वा शहर में खुले में मांस और ये सब मछली नहीं बिकने देंगे, और इसके लिए हमने अपना अभियान भी चालू करा। स्लाटर हाउस जो वर्षों से बन के तैयार पड़ा था, अनुपयोगी था, उसमें अलॉटमेंट करके दुकानें लगवाई और बाजार में भी बहुत सख्ती की। लेकिन उसके बाद ये आचार संहिता, क्योंकि आचार संहिता में आप जानते हैं कि प्रशासन के हाथ में सब कुछ चले जाता है। दूसरी चीज, नगर पालिका के बहुत सारे कर्मचारी चुनाव काम में लगा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सीएमओ को और अन्य अधिकारियों को भी लगभग रोजमर्रा में चुनाव के कुछ न कुछ काम देखना पड़ते हैं। तो उसके कारण ये अभियान कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी परसों ही हम लोगों ने, जो आपको पता हो कि स्लाटर हाउस के साइड में बहुत बड़ा अतिक्रमण था बरसों बरस का, उसको हमने साफ करवाया और
कल ही जो है हमने वहाँ पर जाके आगे की प्लानिंग करने के लिए इंजीनियर्स को तैयार किया, क्योंकि जितनी दुकानें हमारे पास अवेलेबल थी वो हमने अलॉट कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानें और बचती हैं। इसके बाद में क्या है कि बढ़वा शहर से लगा हुआ बढ़वा कस्बा पंचायत है, तो मछली बाजार जो है वो बढ़वा कस्बा पंचायत में लगता है। अब चूंकि जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है वो पूरे प्रदेश के लिए, वो खाली शहरी सीमा के लिए नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से आप समझो कि पंचायत उसमें अभी उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन कल होना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जिस दिन पंचायत स्ट्रिक्ट होगी उस दिन वो मछली व्यापारी भी हमसे दुकान मांगेंगे। तो हमने इसीलिए अतिरिक्त जगह जो थी उसको खाली करवा के और वहाँ पे शेड निर्माण वगैरह के लिए भी योजना बना दी है, और बहुत जल्दी जो है वो चुनाव की आचार संहिता खत्म समाप्त होती, टेंडर लगा के उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा, और फिर बाकी के दुकानदारों को भी वो दुकानें अलॉट करा दी जाएगी। उसके बाद में लगभग प्रतिदिन एक क्रिमिनल गैंग चलेगी, जो कहीं पे भी खुले में मछली, मांस, अंडा, ये सब का व्यापार अगर कहीं पे भी खुले में होता पाया गया तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे, और आगे वो ऐसा नहीं करे उसके लिए भी हर संभव जो भी प्रयास करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम इस मामले में दृढ़ संकल्पित है कि बढ़वा शहर में ये सब अब आगे खुले में नहीं बिक सकेगा। ये बात जरूर है कि जो वर्षों वर्षों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको सुधारने में समय लगता है, ये बात आप भी समझ सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास भी पूरा है और हमारा संकल्प भी दृढ़ है कि ये करके रहेंगे। क्योंकि इसके कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों का एक तरह से जो उनको जीने का मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है, क्योंकि जिनका धर्म इस सबके लिए अलाउ नहीं करता है, या जिनका अपना कॉन्शियस इन सबके लिए अलाउ नहीं करता है, उन सबके लिए भी जीने का अच्छा वातावरण देना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको पूरा करेंगे। एक और प्रयास आपने किया था जिसकी काफ़ी शहर में प्रशंसा भी हो रही थी, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। सुभाष चौक की जो सब्जी मंडी का मुद्दा था, जो मुझे ध्यान है कि जैन मंदिर के सामने ये पूरी सब्जी मंडी लगा करती थी, उसको कुछ समय के लिए हटा करके वहां पर टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी उस समय, लेकिन अब वो स्थायी हो चुकी है और काफी बड़े रूप में हो गई है। और सुभाष चौक ऐसी जगह है जहां पर सुभाष मार्केट, जहां पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक विचारधाराएं चला करती थी, आज वो सब गायब हो गई इस कारण से। और आपने प्रयास किया था कि सब्जी की दुकानें और ठेले वगैरह के लिए मिडिल स्कूल के प्रांगण के अंदर आपने निशान वगैरह भी लगवाए थे, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। दोनों तरफ ही उनको परेशानियां, व्यापारियों को भी है तो ठेले वालों को भी है। तो इसके बारे में आप कब स्थायी प्रयास कर रहे हैं और उसका क्या प्रोसेस चल रहा है? मैंने जैसा आपको एमजी रोड के विषय में बताया, तो ये भी समस्या उसी से रिलेटेड है। और जो इनके लिए विस्थापन की व्यवस्था की बात है, तो लगभग हमारी उच्च अधिकारियों से चर्चा हो गई, हमारे विधायक जी की, सांसद जी की, नगर प्रशासन मंत्री जी की भी उनसे चर्चा हो गई है, और चुनाव के बाद में बहुत जल्दी अपने को उसके लिए कहीं ना कहीं जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जिस समय हम लोग उस जगहों पर ठेलों का विस्थापन करेंगे तो केवल एमजी रोड नहीं, एमजी रोड के साथ साथ इंदौर इच्छापुर रोड, महेश्वर रोड, और ये जो सुभाष मार्केट में जो मंडी लग रही है, ये सब उसी दायरे में आएंगे। इन सब जगह के ठेले उन जगहों पर शिफ्ट किए जाएंगे। हाँ, इसमें इतना जरूर है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमने पिछले साल जब ये योजना बनाई थी, वो सर्वे कराया था, तो उस समय कल शायद कुछ 116 या ऐसा कुछ फिगर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतने ठेलों का सर्वे हुआ था। अभी वो स्थिति 2 गुना से 3 गुना हो गई है, क्योंकि एक परिवार में 2 बच्चे, 3 बच्चे बड़े हुए तो उनके 3 के ठेले लगा दिए गए। बराबर। फिर कुछ जो है वो बाहर से पावड़े भी आ गए हैं। तो ये जो समस्या है और ये जो मानसिकता है, ये दोनों को जो है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक परिवार के जीवन यापन की व्यवस्था तो जरूर कर सकते हैं और उसके लिए हमको करना भी चाहिए, लेकिन अगर वो लोग ये सोचे कि भाई हम लोग घर के 5 लोग हैं और हमारे लिए 5 ठेलों की व्यवस्था शासन कर दे, तो ये एक तरह से उनका अनाधिकार चेष्टा है। इस बात को उनको भी समझना पड़ेगा कि परिवार के जीवन यापन की व्यवस्था नगर पालिका कर सकती है, लेकिन अपने को अगर बहुत रोजगार में बहुत सारा विकास करना है तो उसके लिए अपने को स्वयं की व्यवस्था लगाना पड़ेगी। और जो लोग ठेलों पर व्यवसाय कर रहे हैं, मान लो सब्जियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं और कुछ बेच रहे हैं, वो लोग अगर धीरे धीरे सक्षम हो रहे हैं तो उन्होंने फिर दुकान पे जाना चाहिए। बराबर है। जो लोग कमजोर हैं उनके लिए ठेलों की जगह छोड़ना चाहिए। तो ये मानसिकता थोड़ी सी जो है वो इस मामले में समस्या बन रही है, और हम इस मानसिकता को समझते हुए ही समाधान इसका निकालेंगे कि कम से कम हर परिवार के एक व्यक्ति को ठेला लगाने की जगह नगर पालिका उपलब्ध कराए। उसके बाद अगर 4 लोग बचते हैं तो उनकी व्यवस्था परिवार भी करे कुछ, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजेगी।
लेकिन ये बात निश्चित है कि हम लोग जो जिस दिन भी व्यवस्था हुई उस दिन ये सारे मार्केट ठेलों से मुक्त दिखेंगे, बड़वा शहर ठेलों से मुक्त दिखेगा आपको। इस चीज के लिए हम बहुत दृढ़ता के साथ में काम कर रहे हैं। अब बढ़वा के विकास के लिए और क्या नई योजनाएं सामने आ रही है? जैसे यहाँ का नगर पालिका भवन का आपने प्रयास किया है, बस स्टैंड का किया है, वो योजनाएं कहाँ तक पहुंची और कब से इनकी शुरुआत हो रही है? बस स्टैंड का नगर पालिका भवन का टेंडर हो गया है। आचार संहिता के कारण अभी उसको वर्क ऑर्डर नहीं दे पाए। जैसे आचार संहिता समाप्त होगी, वर्क ऑर्डर देकर मेरे को लगता है कि 1 हफ्ते में यहाँ का काम चालू हो जाएगा इस दोनों। इसके साथ साथ ही बड़वा शहर में जैसे इंदिरा मार्केट है एक मुख्य, लगभग 40 साल से अधिक हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गया, लोगों ने अतिक्रमण भी बहुत कर लिया है, मूल स्वरूप कई जगह से उसका खत्म हो गया है। तो इंदौर रोड का काम होते ही जो है इंदिरा मार्केट को रिन्यूअल करने का काम चालू किया जाएगा। उसमें दुकानदारों से प्रारंभिक कुछ चर्चा हो भी गई, कुछ बाकी है भी करना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिन दुकानदार जो आज वहाँ पर हैं और जिनका नगर पालिका पे कोई बकाया नहीं है, तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए, उन लोगों को कुछ न कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिससे उनका अधिकार सुरक्षित रहे। इसके बाद में जो है वो लगभग 70 वर्ष से ज़्यादा हो गया सुभाष मार्केट को, तो वो बिल्डिंग भी ऐसी हो गई है, जर्जर हो गई। हाँ, और वहाँ पे इस तरह का इंक्रोचमेंट भी ऐसा हो गया कि मार्केट के बीच के जो रास्ते वो लगभग बंद हो गए, तो उसको भी पूरा डिसमेंटल करके और 2+ में बनाया जाएगा, लगभग 3 मंजिल का, और बहुत सुंदर मार्केट बनेगा। और वहाँ पे भी जो काबिज हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और बाकी के लोगों को फिर नया नीलाम दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही पूरे शहर के लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ काम पूरे हों फिर हम कुछ कामों का, लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग आप पूरे शहर के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हमने बना रखी है, और ईश्वर का आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा और बड़वा शहर के लोगों का सहयोग मिलेगा तो बड़वा शहर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस बात के लिए हम लोग आपको विश्वास दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस चर्चा से यह तो मालूम चल ही गया कि राकेश भैया इस क्षेत्र के ऐसे जाबाज नेताओं में से एक है जिनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता कूट कूट के भरी हुई है, और वो उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार के मामले में, उसको मजबूती देने के मामले में हो, या फिर नगर के विकास करने के मामले में। कुछ योजनाओं को अभी वो छिपा के रखना चाहते हैं कि हम आगे उसको सामने लाएंगे। अब देखते हैं आगे और क्या क्या नई योजनाएं क्षेत्र के विकास के लिए वे सौगात देने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको आने वाले चुनावों के लिए भी और नगर के विकास के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदे हर। और आपके माध्यम से फिर मैं पूरे शहर के लोगों से एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि लगभग सभी लोग जो यहाँ पर हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो अपने मताधिकार का राष्ट्रीय हित में प्रयोग करें, क्योंकि देश के प्रजातंत्र की खूबसूरती भी इसी में और मजबूती भी इसी में कि हर व्यक्ति अपने वोट का मोल भी समझे और उसका सदुपयोग भी करे। तो ये मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र 100% मतदान के लिए रिकॉर्ड बनाए। नर्मदे हर। धन्यवाद।